नमस्कार मित्रों। हम आज एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। छोटा सा टॉपिक है उपसर्ग। गद्यांश और पद्यांश में से ये सवाल पूछे जाएंगे जैसा कि रीट का सिलेबस है, और बाकी जो 6ठी से 10वीं तक सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं। हिंदी में अगर हम परिभाषा देंगे तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। मेन बात, अर्थ में परिवर्तन करते हैं। शब्द से पहले लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अर्थ में परिवर्तन करना मस्ट है, इसको याद रखें। उपसर्ग का क्रिया योग्य उपसर्ग कहाँ लगते हैं। ये उपसर्ग संज्ञा विधेयक सूत्र है, उपसर्ग संज्ञा विधेयक सूत्र है, और उपसर्ग की परिभाषा भी है। उपसर्ग क्रिया के योग में लगते हैं, यानी धातु के साथ लगते हैं, और जब ये लगते हैं तो इनकी गति होती है, इसलिए इनको और क्या कहा जाता है, गति, यानी और गति कहा जाता है। गतिश्च और गति संज्ञक भी कहा जाता है। अब देखिए, उपसर्ग की गति 3 प्रकार की होती है, यानी कि उपसर्ग लगने पर 3 प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। परिवर्तन भी 3 प्रकार परिवर्तन ही करेंगे। जैसे नंबर 1, अर्थ बदल जाता है। नंबर 2, अर्थ में विशिष्टता आ जाती है और ऊंचा चला जाता है उसका अर्थ। और नंबर 3, अर्थ समान रहता, अनुवर्तन रहता, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उपसर्ग लगाने पर भी अर्थ सेम टू सेम रहता है। तो परिवर्तन, ये तीनों ही परिवर्तन है। हम ये भी कह सकते हैं अर्थ समान रहता तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ इसकी परिभाषा में ये लिखा है उपसर्ग गतिस्त्रिधा। उपसर्ग की 3 गतियाँ होती है। नहीं, अगर अर्थ समान ही रहता है तो भी परिवर्तन ही है। ये प्रश्न देखिए, ये एक बार ये लाइन देखिए, उपसर्ग प्रयोगेन धातवर्ते खाली जगह भवति। ये प्रश्न बहुत पहले आया हुआ है 2nd ग्रेड वगैरह में, कि उपसर्ग के प्रयोग से धातु के अर्थ में खाली जगह होता है तो क्या होता है, परिवर्तन होता है। ऑप्शन में यहाँ ये जो री है, छोटी ई की मात्रा है। ऑप्शन में 2 सेम टू सेम ऑप्शन दिए थे उन्होंने, परिवर्तनम और परिवर्तनम। तो ध्यान रखना है, यहाँ छोटी ई की मात्रा आती है। उपसर्ग के प्रयोग से धातु के अर्थ में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, परिवर्तन 3 प्रकार का हो सकता है। उपसर्ग की गति 3 प्रकार की हो सकती है, या तो अर्थ बदल जाएगा, या अर्थ में विशिष्टता आ जाएगी, या फिर अर्थ समान रहेगा। बस भट्टोजी दीक्षित ने इस उपसर्ग के लिए एक श्लोक लिखा है। उपसर्गनेव धात्वर्थे बलात् अन्यत्र नीयते, प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। अब यहाँ पर उपसर्ग के प्रयोग से धातु अर्थ में बलपूर्वक जो ले जाते हैं, उनसे देखिए, एक तो ये उदाहरण दिया प्रहार, दूसरा इसी में स्वर है आहार, संहार, विहार, परिहारवत, यानी के समान। तो ये जो इन्होंने 5 यहाँ उदाहरण दिए हैं, ये भी एक बार सवाल आ चुका है, ये किस धातु पर आधारित है। तो ये जो हार लिखा है ना, ये ह्री धातु है, और ह्री का मतलब है चुराना। वैसे अगर ह्री से हम हार बना दे तो हार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वो पहनने वाला, और एक हार मतलब पराजय। लेकिन यहाँ पर ह्री मतलब चुराना है, और जब ह्री प्र उपसर्ग के साथ लगा तो प्रहार बन गया। आ उपसर्ग के साथ लगा, इस वाले आ के साथ, तो आहार बन गया। सम के साथ लगा तो संहार बन गया, वी के साथ लगा तो विहार बन गया, और परि के साथ लगा तो परिहार बन गया। इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। प्रहार करता है, आहार करता है, संहार करता है, विहार करता है, परिहार करता है, मतलब छोड़ता है। ये अलग अलग इनके अर्थ बन गए। अलग अलग उपसर्ग लगाने पर अलग अलग अर्थ। तो इनका जो याद रखना है वो याद रखना है, ह्री धातु मतलब चुराना। और कितने उदाहरण दिए हैं, 5 उदाहरण दिए हैं। अगला, संस्कृत में हिंदी की तरह नहीं होता है। हिंदी में बहुत उपसर्ग होते हैं, जैसे हिंदी में हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। लेकिन संस्कृत में फिक्स उपसर्ग की संख्या होती है 22, द्वाविंशति। तो ये एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में लिखा हुआ है द्वाविंशति।
अब होते कौन से देख लीजिए एक बार। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 उपसर्ग होते हैं। तो अब जिनके पीछे ध्यान रखना है, जिनके पीछे ई आया है उनको ध्यान दें थोड़ा सा। देखो यहाँ पीछे ई आया, इसके पीछे ई आया, इसके पीछे ई आया, इसके पीछे ई है, इसके पीछे भी ई है, इसके पीछे ई है, इसके साथ ई है, इसके साथ ई है, ये है ई वाले। ओ वाले देखिए, एक ओ वाला, एक ये ओ वाला। इनको जब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान देना आपको। ये उपसर्ग आगे पढ़ते हैं तब क्या हो जाएगा, ये ई वाले जो है, क्योंकि हम यण संधि पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ई का य हो जाता है। आगे अगर कोई ऐसा स्वर आ जाए तो ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है। तो ये जब हम इससे आगे वाले में पढ़ेंगे तब थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। उपसर्ग क्रियायोगे गतिश्च, ये दो उपसर्ग क्रियायोगे इसकी परिभाषा और उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। उपसर्ग की गतियाँ 3 होती है, ये 3 गतियाँ। और धातु अर्थ में क्या होता है, परिवर्तनम होता है, इसको ध्यान रखिए, परिवर्तन होता है। भट्टोजी दीक्षित ने जो उदाहरण दिया है, किस धातु को आधार मानकर, हृ धातु को, और कितने उदाहरण दिए हैं, 5 उदाहरण दिए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, ये इनके मुख्य प्रश्न है। तो देखिए कुछ उदाहरण हम लेके आए हैं। ये हमने 8 उपसर्ग अभी लिखे हैं। प्र उपसर्ग ये हमें दिया जाता है, या तो इनके अर्थ पूछते हैं या सीधा देख करके इसमें से कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। इसके बारे में ज़्यादा पूछा गया है। सम उपसर्ग का मतलब क्या होता है, सुष्टु या सम्यक, यानी अच्छी प्रकार से अभी तक। और अनु का मतलब होता है पश्चात। ज़्यादा नहीं पूछते हैं, इन दो का ध्यान रखें। सम का मतलब सुष्टु या सम्यक और अनु का मतलब पश्चात। अभी देखिए इसको ध्यान से देखना है। प से कैसे कैसे उपसर्ग है, प्र है, परा है, प्रति है और परि है, ये प से शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान दें, अगर प्र लिखा हुआ है, जैसे प्र लिखा हुआ आ गया, प्रयानम, अलग अलग टुकड़े करके बोलेंगे, अगर सही आ रहा है इसका मतलब प्र उपसर्ग है। प्रयानम, प्रज्ञ, प्रजा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सीधा सीधा प्र दे रखा है, परा है ही नहीं, तो प्र है तो प्र हो जाएगा। परा मतलब उल्टा, पीछे या अधिक। पराजित, परासर, तो इसमें परा लिखा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अप विपरीत या दूर, ये देखो अपेक्षा, तो अप और प, अपेक्षा, अप संधि हो रखी है, अप प्लस क्षाम, अपेक्षा, अप उपसर्ग है। सम का मतलब अच्छा होता है, स आ जाए, चाहे उसके पीछे अनुस्वार आए या कोई भी पंचम अक्षर आ जाए तो सम उपसर्ग ही होता है। देखिए स के ऊपर अनुस्वार सम, स के आगे न सन, इसको भी सम ही है। संस्कृतम में सम और समीक्षा में सम, तो इसमें भी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी चलते हैं अनु में। अभी हमने जब लास्ट में नीचे उपसर्ग लिखा है तो 22, उसमें बताया था ई और ऊ की मात्रा को ध्यान दें। ई जो स्वर होता है उसका तो बन जाता है य, और ऊ का बन जाता है व। यण संधि में, यण संधि में ई का य और ऊ का व बन जाता है। तो अभी ऊ है यहाँ अनु में, तो देखो अनुज लिखा है, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है अनुज लिखा है, अनुज हो गया। अभी यहाँ अन लिखा है और अन के बाद व लिखा है, व किसका बना है, ऊ का बना है। इसका मतलब यहाँ पहले ऊ स्वर है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ अनु है, अनु प्लस अय, अनव्य, अन्व्य। फिर देखिए यहाँ भी देखिए ये व, यहाँ ये व है, उससे पहले न अन लिखा है, तो ये व किसका बना, ऊ का व बना है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, अनु है। तो इन तीनों में अनु उपसर्ग है। उसके बाद अब देखिए सीधा सीधा दिया अवकाश, अवज्ञा, फिर निश। अब देखिए यहाँ निश शक्ति दिया है, निश्सरति, सड़क वाला स, तो यही जो है वो उपसर्ग होगा। कभी लिख दे ऐसे ये उपसर्ग होगा, ये होगा, वो सब ऑप्शन में देते हैं, ये होगा। तो अपने को ध्यान रखना उपसर्ग यही वाला होता है
ये दो उपसर्ग नहीं होते। इसमें देखिए निष्ठ लिखा है, तो भले ही यहाँ पर स संकर वाला है, लेकिन आपको स सड़क वाला ही उत्तर में लिखना है। और यहाँ पर भी देख लीजिए निष्ठ लिखा है, निष्कर्ष, तो यहाँ पर उत्तर यही होगा, उपसर्ग कौन सा होगा, निश। निर का मतलब बाहर वही होता है। अभी देखिए यहाँ निर्दोष, निर है लिखा हुआ है, निर्णय निर लिखा हुआ है, निर्यात या भी निर। अब ये दोनों देखिए, अब यहाँ बड़ी नी आ गई है, यहाँ तो निर छोटी नी है, अब यहाँ बड़ी नी आ गई है, ये बनता है ऐसे निर प्लस रो, तब पहले वाला र हट जाता है, दोनों और र आने पर पहले वाला र हट जाता है, और जो आगे स्वर आया है वो दीर्घ हो जाता है। तो निरोग कैसे बना, निर प्लस रोग से ही बना है। ठीक उसी प्रकार से नीरस भी कैसे बना है, निर प्लस रस से बना है, और ये र हट गया और आगे वाला स्वर जो है वो दीर्घ हो गया, तो नीरस बन गया। तो ये जब आए तब ध्यान देना है, वो बड़ी उपसर्ग में लिख दे, इसका उपसर्ग कौन सा है, ये वाला उपसर्ग है, क्योंकि नी भी उपसर्ग होता है, ये भी लिख दे, निर भी लिख दे और निर भी लिख दे, तब आपको ध्यान देना है ये उपसर्ग होता है निर, क्योंकि नी तो आया नहीं है ना, नी आता तो छोटा वाला नहीं आता, तो नी तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ निर है, इसको ध्यान दें। अगले कुछ उदाहरण देखिए। दुस, दुस का मतलब बुरा या कठिन, दुष्कर्म, इसमें तो सीधा सीधा दुस दे रखा है, लेकिन लिखना यही वाला है, दुस यही उपसर्ग होता है, ये वाला नहीं होता है। दुह स्वप्न, दुह शासन, इसमें ध्यान देना है। देखो ऐसा दुह करके मतलब जो विसर्ग वाला होता है, ऐसा कोई अपना उपसर्ग नहीं है, तो दुह वो ऑप्शन में देंगे दुह, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन अपने नहीं आता है। पीछे ध्यान देना है, अगर यहाँ पर स आ जाता है, विसर्ग के बाद स आ जाता है, कोई भी स हो तो हमेशा दुस ही होगा। विसर्ग के बाद अगर स आ जाता है, दुह लिख करके स आ जाता है, तो हमेशा दुस ही होगा, ये ध्यान दें। उसके बाद दुर का मतलब बुरा, दुर्जन, दुर्योधन, दुर्ग, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सीधा सीधा र आ रहा है, दुर आ रहा है सीधा सीधा। फिर देखिए विशेष, वी में हमने बताया था ई और ऊ आया, उसका ध्यान रखना है, यहाँ ओ ई आया है। वी का मतलब बिना या विशेष, जैसे वी शेष, वी वाह, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ देखिए व्याकुल लिखा, हमने अभी बताया ई की जगह ऊ हो जाता है, ई की जगह पर यह हो जाता है, और ऊ की जगह पर वह हो जाता है। तो यहाँ पर ई है, ई की जगह पर क्या हो गया, यह हो गया, तो यहाँ पर यह आ गया है। यह किसके स्थान पर हुआ, ई के स्थान पर, मतलब इसमें व में कौन सा स्वर है, ई है, यानी वी प्लस आको, व्याकुल। आम यानी आ आएगा, आदर, आधार, आचा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। नी देखिए, और वो निर और निश तो पहले आ गया, ये नी, इसमें भी छोटी ई की मात्रा ही है, केवल नी आएगा, पीछे न तो विसर्ग आएगा और न ही स की कोई ध्वनि आएगी, न ही र आएगा। देखो नी वृत, नी यम। अब यहाँ फिर देख लीजिए, ई का य हो जाता है, तो ये य हो गया है, इसका मतलब यहाँ पहले ई स्वर था नी, ठीक है ना, तो नी प्लस ऊन, न्यून। अधि, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये है। अधि देखिए, अधिकार, सीधा सीधा बैठ रहा है। अब यहाँ पर य बन गया, किसका बना है, य ई का, अधि अक्ष, और यहाँ पर भी य बन गया है, किसका बना है, यहाँ ई था, ई का य बना है, तो अधि प्लस आपक, अध्यापक। तो ये ध्यान देना है, अ के बाद ध या अ के बाद प, अ के बाद त, अ के बाद भ आ जाए तो अधि, अपि, अति और अभि होता है। इसके बाद अपि देखिए, अपि तू, सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, प के बाद य आ गया, य किसका बनता है, ई का य बनता है, तो यहाँ पर ई की मात्रा आ गई, अपि। अगले देखिए, लास्ट ये अगले वाले, अति का मतलब अधिक। देखो अब यहाँ हमने बताया था, ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ अंत में ये है, अत तो आएगा, ई का य हो गया है, तो यहाँ क्या था, अति प्लस अधिक। यहाँ अति सीधा सीधा लिखा, अति चरणम। यहाँ फिर देखिए, त के बाद ये आ गया, यह किसका बनता है, ई का, तो ये भी हो गया अति, अति प्लस अंत। फिर देखिए सु, सुष्टु, अच्छा, सुलभ। फिर देखिए इसमें ऊ स्वर आया, तो ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है।
तो देखिए व पीछे आ गया, व किसका बना, ऊ का, तो आगे क्या हो गया, स की जगह सु हो गया, सु प्लस इच्छा, स्वेच्छा। और यहाँ पर भी व आ गया तो इसमें ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा सु प्लस अल। फिर देखिए उद, हिंदी में उत हो सकता है लेकिन संस्कृत में उपसर्ग उद ही होता है। ऑप्शन में उत भी आएगा लेकिन ध्यान दें बिल्कुल नहीं लिखे हैं, उद ही लिखे हैं। यहाँ उत्सव लिखा है, उद प्लस सव, उद्भव। यहाँ उज लिखा है तो उज उपसर्ग नहीं होता है, उद ही उपसर्ग होता है। यहाँ उन लिखा है लेकिन उपसर्ग क्या होगा, उद होगा। यहाँ उद प्लस हार लिखा है, उदहार, उद प्लस हाँ उदहार, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उद उपसर्ग। अभी इसके पीछे भी स्वर आया है, तो यहाँ तो अभी नव सीधा सीधा लिखा ही है, अभी नव अभिनय सीधा सीधा लिखा। यहाँ देखिए फिर अभी नहीं लिखा, अब लिखा है, अब यू यह आ गया, यह किसका बनता है, ई का बनता है। इसमें ई स्वर डाल दिया, अभी प्लस उदय, अभी उदय, तो इसमें भी हो गया अभी। अब देखिए प्रति, इसमें भी पीछे ई आया है, ये देखिए प्रतिज्ञा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ त के बाद यह आ गया, यह किसका बनता है, ई का, तो प्रति प्लस अक्स, यहाँ भी हो जाएगा प्रति प्लस एक, प्रति एक। यहाँ आया परि, यहाँ पर भी ये आ गया है, यहाँ सीधा सीधा परिणय दे दिया है। यहाँ परि में बड़ी ई की मात्रा आ गई, ये भी आ गया है, तो परि प्लस इक्सा, छोटी ई और बड़ी ई बनकर बड़ी दीर्घ संधि से यहाँ परीक्षा बन गया है। यहाँ देखिए प र या वर्ण, अब र के बाद क्या आ गया है, य आ गया है। य किसका बनता है, ई का बनता है। अगर य हटाकर इधर ये लगा दे तो परि प्लस आवरण, तो यहाँ कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। उप, उसका मतलब होता है समीप, जैसे उप प्लस आसना, उपासना। ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल दो तीन चीज़ों पर केवल ई और ऊ वाले जो उपसर्ग है उनको ध्यान दें। उनसे जो शब्द बने हुए आते हैं, य और व का जो पीछे लिखे हुए आते हैं उनका ध्यान देना, उनसे ई और ऊ की मात्रा लगा करके हम चेक कर सकते हैं। बाकी जो मोस्ट प्रश्न इसके बनते हैं वो हमने बता दिए हैं, आप ध्यान से पढ़ें। आपका दिन अच्छा हो। कोरोना वायरस से सभी बचे रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।